में वैसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो किसी न किसी पिछले एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है और आने वाले दिनों में भी ये प्रश्न निश्चित रूप से आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। किसी भी प्रकार की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उसमें निश्चित रूप से ये सवाल देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि आप पहले पढ़े हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन का। हम कम समय में ज्यादा प्रश्नों को रिवीजन भी करा देंगे। ठीक है, तो इस क्लास को शुरू करते हैं, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न दिया गया है, सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण था। सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1907 में और ये अधिवेशन सूरत के अंदर हुआ था। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रास बिहारी बोस। ध्यान रखिएगा, अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस। और इसमें जो प्रश्न में इंपॉर्टेंट बात था कि इसमें कांग्रेस दो दल में विभाजित हो गया था। एक तो गरम दल बना था, गरम दल, और दूसरा नरम दल। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल विभाजित हो गया था? वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। कौन सा था? सूरत अधिवेशन में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, गरम दल और नरम दल। अगर गरम दल की बात करें तो इसमें कौन कौन से ऐसे नेता थे जो गरम दल के नेता थे? तो ध्यान रखिएगा, लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल, लाल बाल पाल। देखिए लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, और बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो जाएगा विपिन चंद्र पॉल, विपिन चंद्र पॉल। तो इस तरह से ये तीनों व्यक्ति गरम दल के नेता थे। इसके अलावा याद रखिएगा अरविंद घोष, अरविंद घोष, अरविंद घोष भी गरम दल के ही नेता थे। ये सारे लोग जो थे गरम दल के नेता थे। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1907 का कहां पर होती है? सूरत के अंदर। और इसकी अध्यक्षता किसने करता है? रास बिहारी बोस ने अध्यक्षता करता है। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस दो दल में विभाजित हो जाता है, गरम दल और नरम दल। अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्न पर कि सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण था? तो ध्यान रखिएगा, उसके बाद जो था नरमपंथी था, जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर था। किसका इसका नियंत्रण हो गया था? नरमपंथी का। ऑप्शन नंबर सी इसका प्रश्न, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब होता है? 1907 में। और उसके बाद 1916 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, आईएनसी का अधिवेशन, ध्यान रखिएगा 1916 का अधिवेशन। और ये अधिवेशन हुआ था लखनऊ के अंदर। कहां पर हुआ था? लखनऊ। और इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ था? इसमें जो गरम दल और नरम दल विभाजन हुआ था, इसमें मिलन हो गया था। इसमें गरम दल और नरम दल का फिर से क्या हुआ? मिलन हो गया। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का मिलन हुआ था? 1916 का लखनऊ अधिवेशन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिएगा, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में 1916 का लखनऊ अधिवेशन होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो दलों में मिलन हो गया। जो विभाजन हुआ था 1907 में, इसमें क्या होता है? मिलन होता है। और ये मिलन करवाने का मुख्य स्रोत जो जाता, मुख्य श्रेय अंबिका चरण मजूमदार, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, इनके सहयोग से ही 1916 का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फिर से एक बार मिलन होता है। इस तरह से एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम आप लोगों को बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2019 में किस मेला को शामिल किया गया है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2019 में किस मेला को शामिल किया गया? तो ध्यान रखिएगा, कुंभ मेला को, कुंभ मेला। अगर बात हम लोग कर लें, कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पे होता है? प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। और कुंभ मेला को हाल ही के अंदर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया गया है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर 2019 में किस मेला को शामिल किया गया? कुंभ मेला।
कुंभ मेला की हम लोग बात करें तो भारत के कितने शहरों में कुंभ मेला का आयोजन होता है? 4 शहरों में होता है। उसको भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहला याद रखिएगा इलाहाबाद, सॉरी सबसे पहले याद रखिएगा हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे कुंभ मेला का आयोजन होता है। दूसरा याद रखिएगा, दूसरा हरिद्वार हो गया। इलाहाबाद याद रखिएगा, इलाहाबाद। और इस इलाहाबाद के अंदर गंगा, यमुना और सरस्वती, इस तीनों नदी के संगम पर इलाहाबाद के अंदर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। तीसरा नाम याद रखिएगा उज्जैन। तीसरा क्या नाम याद रखिएगा? उज्जैन। उज्जैन में किस नदी के अंदर होता है? क्षिप्रा नदी के किनारे। और चौथा नाम याद रखिएगा नासिक। नासिक में किस नदी के किनारे होता है? तो ध्यान रखिएगा ये गोदावरी नदी के किनारे है ना। किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी। ये 4 शहर है भारत के जहां पर कि कुंभ मेला का आयोजन होता है। कई बार एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से किस शहर के अंदर कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता है। तो इसमें चारों का ध्यान रखिएगा, ये चारों शहर के अंदर क्या होता है? कुंभ मेला का आयोजन होता है। कुंभ मेला का आयोजन जो होता है प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर होता है। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, इलाहाबाद में गंगा, यमुना, सरस्वती नदी के किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे कुंभ मेला का आयोजन होता है। अगर हम लोग बात कर ले कुंभ मेला को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कब शामिल किया गया है? 2019 के अंदर। इसके अलावा एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, भारत का सबसे पशु मेला सोनपुर, एशिया का भी है, ध्यान रखिएगा एशिया का भी है। सोनपुर जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, ये याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर? सोनपुर। और ये सोनपुर कहां पर है? बिहार के अंदर। तो इस तरह से इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर पशु मेला कहां पर है? बिहार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? सबसे पहले ये जान लेते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। और ये चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। और ये बिहार के अंदर हुआ था। नील की खेती करने के विरोध में किया गया था ये सत्याग्रह। और बिहार महात्मा गांधी जो आए थे किनके कहने पर? तो ध्यान रखिएगा बिहार का ही एक किसान नेता हुआ करता है जिसका नाम है राजकुमार शुक्ल। इसी राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी बिहार आते हैं और बिहार में आके इन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू करते हैं। कब? 1917 में। और ये चंपारण सत्याग्रह जो शुरू करते थे इस तरह से भारत में किया गया महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह है। ठीक है, किसके विरोध में? नील की खेती करने के विरोध में ये सत्याग्रह किया गया था। इसको 3 कठिया पद्धति के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। 3 कठिया पद्धति, 3 कठिया पद्धति के नाम से भी जानते हैं। 3 कठिया आंदोलन, ये 3 कठिया पद्धति के नाम से जानते हैं। इनमें से 3/20 याद रखिएगा, 20 में से तिहाई भाग पर नील की खेती करना यहाँ के किसानों को अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, अब आ जाइए प्रश्न पर। चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो ध्यान रखिएगा चंपारण सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी को महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर यानी RN टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही 1917 में यानी चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी को महात्मा कहा था। और इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर को गांधी जी ने गुरुदेव कहा था। ये भी ध्यान रखिएगा, गुरुदेव। गुरुदेव किसका उपनाम है? रविंद्रनाथ टैगोर का। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी से संबंधित और भी उनको उपाधि दिया गया था, उसको भी देख लेते हैं। महात्मा गांधी को यानी गांधी जी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखिएगा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो ध्यान रखिएगा विंस्टन चर्चिल ने ही सर्वप्रथम गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। गांधी जी को बापू किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को क्या कहा था? बापू। ध्यान रखिएगा बापू किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे बात करें वन मैन बाउंड्री फोर्स।
वन मैन बाउंड्री फोर्स गांधी जी को किसने कह के पुकारा था? तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को किस नाम से पुकारा था? वन मैन बाउंड्री फोर्स। ठीक है, आगे बात करते हैं मलंग बाबा। गांधी जी को मलंग बाबा के नाम से किसने पुकारा था? खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार ने गांधी जी को मलंग बाबा कह के पुकारा था। जादूगर, जादूगर गांधी जी को किसने कहा था? शेख मुजीबुर रहमान। ध्यान रखिएगा, शेख मुजीबुर रहमान ने गांधी जी को क्या कहा था? जादूगर। आगे बात करें किंग्स ऑफ बिगर्स। ध्यान रखिएगा, किंग्स ऑफ बिगर्स यानी भिखारियों का राजा गांधी जी को किसने कहा था? तो ध्यान रखिएगा पंडित मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी को क्या कहा था? किंग्स ऑफ बिगर्स यानी भिखारियों का राजा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग छाप लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न है समुद्र शक्ति 2023 युद्ध अभ्यास किस देश के साथ संपन्न हुआ? युद्ध समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास किस देश के साथ हुआ? तो ध्यान रखिएगा भारत और इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच में हाल ही में युद्ध शक्ति युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ। और याद रखिएगा गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ था? भारत और इंडोनेशिया के बीच ही हुआ था। ये दोनों युद्ध समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास और गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास किसके बीच संपन्न हुआ है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। इसके अलावा हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास है, जैसे शक्ति युद्ध अभ्यास। याद रखिएगा शक्ति युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच में। देखिए शक्ति केवल और केवल शक्ति युद्ध अभ्यास बोला जाए तो क्या करेंगे आंसर? भारत और फ्रांस। अगर मित्र शक्ति बोला जाए, क्या मित्र शक्ति, तो भारत और श्रीलंका के बीच में। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ है? भारत और श्रीलंका के बीच। एक्वेरिन युद्ध अभ्यास, एक्वेरिन युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ है? भारत और मालदीव के बीच। याद रखिएगा एक्वेरिन युद्ध अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में। सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास भारत और सिंगापुर। सिम्बेक्स किसके साथ हुआ है? भारत और सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। सिंगापुर की राजधानी कहां पर है? इसका इस प्रश्न का आंसर आप लोग इस कमेंट बॉक्स में छापेंगे। ठीक है, मालाबार युद्ध अभ्यास। मालाबार युद्ध अभ्यास क्वाड के 4 देश हैं और उसी चारों देशों के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? मालाबार। क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है? तो याद रखिएगा यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और जापान। क्वाड, इसको ये भी कई बार पूछा गया है, क्वाड में कौन कौन सा देश शामिल है? क्वाड, क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है? यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और जापान है। और इसी चारों देशों के बीच में युद्ध अभ्यास होता है, कौन सा? मालाबार युद्ध अभ्यास। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये भी प्रश्न छपा है कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है, तो ध्यान रखिएगा क्वाड का जो देश शामिल है 4 देश है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया और जापान। ये क्वाड का जो नामकरण किया है तो ध्यान रखिएगा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने किया है। ठीक है, क्वाड का नामकरण किसने किया है? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे। शिंजो अबे को 2021 के अंदर भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और कुछ दिन पहले जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे को चुनावी रैली के दरमियान गोली मार के इसकी हत्या कर दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा मालाबार युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच संपन्न हुआ है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। यूएसए ये ऑस्ट्रेलिया है, AUS मतलब समझ जाइएगा क्या है ये? ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया और जापान, इस चारों देशों के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है? मालाबार युद्ध अभ्यास हुआ है। आगे बात कर रहे हैं बोंगो सागर युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश। बोंगो सागर युद्ध अभ्यास किस देश के बीच में हुआ है? भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करें, ये बांग्लादेश का स्वतंत्रता होती है 16 दिसंबर 1971 को। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र एक देश के रूप में आता है। बांग्लादेश की अगर हम लोग बात करें तो भारत की सीमा सर्वाधिक किस देश के साथ में लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। कितना? 40-96 किलोमीटर। और ये भी ध्यान रख लीजिएगा बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य, बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन सा है? शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, ममता बनर्जी। क्या याद रख सकते हैं? ममता बनर्जी। इसी में भारत के सभी राज्य हैं, वो राज्य जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है, एक प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए, बांग्लादेश का राष्ट्रगान के लेखक कौन है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्लो, है ना, अमार सोनार बांग्लो। और अमार सोनार बांग्लो राष्ट्रगान के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने 3 देशों के राष्ट्रगान को लिखा है। ठीक है, 3 देशों के राष्ट्रगान,
भारत के राष्ट्रगान को लिखा है, बांग्लादेश के राष्ट्रगान को लिखा है और श्रीलंका के राष्ट्रगान को भी लिखा है। याद रखिएगा, ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कितने देशों के राष्ट्रगान को लिखा है? 3 देशों का, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। कोशिका का खोज, कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया? ध्यान रखिएगा, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। ध्यान रखिएगा, कोशिका का खोज किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। और कोशिका की अगर हम लोग बात करें, कोशिका, तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, आपको पीछे से भी प्रश्न पूछ सकता है, बताइए जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? तो आप लोग क्या आंसर करेंगे? कोशिका। ठीक है, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका, और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया है। अगर हम लोग बात कर लें कोशिका के सिद्धांत का खोज, कोशिका के सिद्धांत किसने दिया है? स्लाइडेन एवं स्वान ने। दोनों अलग अलग, ध्यान रखिएगा, कोशिका सिद्धांत दिया है स्लाइडेन एवं स्वान ने। अगर हम लोग बात कर ले कुछ प्रमुख पदार्थ और उसमें कौन सा अम्ल होता है, जैसे टमाटर की बात करें, टमाटर में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल। नींबू या संतरा, नींबू या संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? सिट्रिक अम्ल, है ना। इमली की बात करें तो इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल होगा? टार्टरिक। इमली के साथ साथ में याद रखिएगा, कोई भी खट्टा पदार्थ, है ना, कोई भी खट्टा पदार्थ के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाएगा? टार्टरिक एसिड। अगर दूध की बात करें तो दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, दूध में लैक्टिक एसिड। आप लोग एक प्रश्न में आंसर दीजिएगा, दूध से दही बनना, अगर दूध से दही बनता है तो वहां पर कौन सा जीवाणु काम करता है? ठीक है, ये प्रश्न में आंसर दीजिएगा इस कमेंट बॉक्स में। दूध से दही बनने में कौन सा अम्ल काम करता है? ठीक है, और इसके बाद दूसरा प्रश्न दीजिएगा आंसर कि दूध से अगर दही बनता है तो वहां पर कौन सा अभिक्रिया होता है? दूध से दही बनने में कौन सा अभिक्रिया होता है? और पहला क्वेश्चन था दूध से दही बनने में कौन सा अम्ल होता है। ठीक है, आगे बात कर लें सेब, सेब में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? मौलिक, है ना। सेब में किस प्रकार का अम्ल होगा? मौलिक। अगर चींटी बात करें या बिच्छू बात करें, चींटी या बिच्छू के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है? फॉर्मिक के साथ साथ में याद रखिएगा मेथोनोइक एसिड। चींटी या बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? फॉर्मिक या मेथोनिक। अब आ जाइए, हम लोग जो पीछे आप लोगों को प्रश्न दिए थे, दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस अम्ल होता है। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। ये एक प्रकार का जीवाणु है, ध्यान रखिएगा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, लैक्टोबैसिलस। और दूध से दही बनना ये रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। ये दोनों आंसर हो जाएगा दूध से दही से संबंधित। दूध से दही बनना किस जीवाणु के कारण? लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। दूध में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन की बात कर लेते हैं तो 1893 में शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था। और इस शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत के कौन गए थे? तो ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद। कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893 में हुआ था। ये शिकागो किस देश के अंदर है? तो यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर एक शहर है शिकागो। इसी शिकागो में सभी धर्मों का एक सम्मेलन हुआ था। और इसी सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद, हिंदू धर्म की तरफ से भाग लेने के लिए। और जब स्वामी विवेकानंद को बोलने का मौका दिया गया तो इन्होंने शून्य पर इस बोलना शुरू किया था, शून्य पर। इसको किस पर बोलना शुरू किया था इन्होंने? शून्य, जीरो पर। और बोलते बोलते 13 दिन तक पूरी तरह से इन्होंने बोला था उस सभा के अंदर, है ना। उसका जो सेशन चलता था, उस सेशन में लगातार कितने दिनों तक? 13 दिनों तक इन्होंने बोल के पूरे विश्व के अंदर हिंदू धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करके लोग जाने थे। किसके बारे में? हिंदू धर्म के बारे में। तो याद रखिएगा, शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893 में। भारत की तरफ से कौन गए थे भाग लेने? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इनका जन्मदिन हम लोग प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। और किस रूप में मनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस,
राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। और राष्ट्रीय युवा दिवस में किसका जन्मदिन मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त, याद रखिएगा क्या नाम था? नरेंद्र दत्त। और इसी स्वामी विवेकानंद का एक शिष्या हुआ करती थी, शिष्या, और इस शिष्या का क्या नाम था? निवेदिता। निवेदिता। और ये कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड, याद रखिएगा यही प्रश्न पूछा गया था। आयरलैंड की। स्वामी विवेकानंद की शिष्या निवेदिता किस देश से संबंधित है? आयरलैंड से, ठीक है। अगर बात कर ले, स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था 1897 में, याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद ने ही स्थापना किया था रामकृष्ण मिशन 1897 में। अगर बात कर ले स्वामी विवेकानंद, बेलूर मठ, बेलूर मठ, ये बेलूर मठ कहाँ पर है? याद रखिएगा ये पश्चिम बंगाल में है, बेलूर मठ। और ये बेलूर मठ जो है पश्चिम बंगाल में है। और बेलूर मठ का भी स्थापना किसने किया है? स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। ये कुछ प्रश्न हो गया। शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893 में स्वामी विवेकानंद भारत की तरफ से भाग लेने के लिए गए थे। इनको शून्य पर बोलने के लिए दिया गया था। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। एक प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। ये तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? इसका आंसर आप लोग इस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक है। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। अगर बात कर ले, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद की जो शिष्या थी उसका नाम था निवेदिता, और निवेदिता का संबंध है आयरलैंड से। आगे बात कर लेते, इसी स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम बंगाल के अंदर बेलूर मठ का गठन स्थापना किया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था 1897 में, ठीक है। अब जो आप लोगों को हम प्रश्न दिए हैं कमेंट बॉक्स में छापने के लिए, उसका सही आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। प्रोटोजोआ से होने वाला प्रमुख रोग कौन कौन सा, उसको देख लेते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाला प्रमुख रोग है, देखिए इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, पापा काम पे सोते हैं। पापा काम पे सोते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या याद रखिएगा? प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के लिए शॉर्ट ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं। देखिए पापा से हो जाएगा पायरिया, क्या होगा? पायरिया। और ये जो है का से हो जाएगा कालाजार, का से क्या होगा? कालाजार। और ये मोह से हो जाएगा मलेरिया, मोह से क्या होगा? मलेरिया। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मलेरिया वाला याद रखिएगा, मलेरिया। कालाजार बीमारी है, पायरिया भी एक प्रकार का बीमारी है, दांत से संबंधित है, मलेरिया मोह से। और ये पो से हो जाएगा पेचिस, पो से क्या होगा? पेचिस। और सोने से हो जाएगा, सोता है तो निंद्रा रोग है ना, निंद्रा रोग। ये सभी रोग है किससे संबंधित? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। मलेरिया की बात करें तो मलेरिया जो है, ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मलेरिया। मलेरिया का जो इलाज है वो सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है, सिनकोना की छाल जिसको कुनैन बोलते हैं ना। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा, मलेरिया का जो बीमारी है उसको दूर करने के लिए सिनकोना की छाल, जिसको कुनैन के नाम से जानते हैं, उससे प्रयोग किया जाता है मलेरिया दूर करने के लिए। तो पापा काम पे सोते हैं, इसके अंदर जो रोग आया, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, निंद्रा रोग, ये सभी रोग किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।